नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज गाजा के हालात पर बात करने के लिए जुटे मुस्लिम देशों की बैठक में इजरायल के खिलाफ पेश किए गए ईरान के प्रस्ताव पास नहीं हुए, जिससे मुस्लिम देशों की एकजुटता में दरार साफ दिखने लगी। इजरायल की फौज और हिजबुल्लाह के बीच तेज हो रही जंग के बीच इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत का हाल गाजा जैसा करने की धमकी दे दी। सीरिया में अमेरिका ने ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठनों के ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले किए, जिससे पश्चिम एशिया में नई जंग भड़कने के संकेत मिले। और हिजबुल्लाह को एंटी शिप मिसाइलें पहुंचाने वाले रूस पर दबाव बनाने के लिए इजरायल ने रूस के पड़ोसी नेटो देश फिनलैंड को अपना सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम देने का फैसला कर लिया। बड़ी खबर आई सऊदी अरब में हुए मुस्लिम देशों के आपातकालीन सम्मेलन से जुड़ी हुई। इस सम्मेलन में गाजा पर इजरायल के हमलों के मुद्दे पर मुस्लिम देशों में फूट पड़ती नजर आई। इस बैठक में सऊदी अरब और ईरान आमने सामने खड़े दिखे, क्योंकि बैठक में इजरायल के खिलाफ लाए गए कई प्रस्तावों पर सहमति नहीं बन पाई, जिनमें इजरायल के साथ कूटनीतिक रिश्ते खत्म करने और उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। यह खबर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दी। यही नहीं, इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि जिन देशों ने इजरायल के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए प्रस्ताव गिराए, उनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन जैसे देश शामिल हैं। इसीलिए इजरायल और अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने की ईरान की कोशिश पर पानी फिर सकता है, क्योंकि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए सम्मेलन में मुस्लिम देश दो धड़ों में बटे दिखे, या यूं कहें कि गाजा पर इजरायल के हमलों के मुद्दे पर मुस्लिम देशों में फूट पड़ती नजर आई। और ईरान का मुस्लिम देशों का नेता बनने का सपना चूर चूर होता नजर आया, क्योंकि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए मुस्लिम देशों के सम्मेलन में इजरायल के खिलाफ आए कई प्रस्तावों पर मुस्लिम देशों की सहमति नहीं बन पाई, या यूं कहें कि इजरायल के खिलाफ आए प्रस्तावों पर मुस्लिम देशों में फूट पड़ गई, क्योंकि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन जैसे कई मुस्लिम देशों ने इजरायल के खिलाफ आए कई प्रस्ताव गिरा दिए। ये दावा इजरायल के मीडिया ने किया। इससे पहले न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जानकारी दी कि अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने सम्मेलन में इजरायल से सारे रिश्ते तोड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कई अरब देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, जिनमें सऊदी अरब समेत 7 मुस्लिम देश शामिल हैं। ये दावा इजरायल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजरायल ने किया। यही नहीं, इजरायल के मीडिया ने तो ये तक दावा किया कि कई मुस्लिम देश इजरायल से बातचीत के दरवाजे खुले रखना चाहते हैं, जिसके संकेत रियाद में हुए सम्मेलन से मिलने लगे, क्योंकि गाजा के हालात पर बुलाए गए आपातकालीन सम्मेलन में कई ऐसे मुद्दे उठे जिन पर वहां जुटे 57 मुस्लिम देशों की राय अलग अलग हो गई, जिनमें ईरान की इजरायल की सेना को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग भी शामिल थी। यही नहीं, पहली बार सऊदी अरब पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मुस्लिम देशों से इजरायल के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की, जिसके बाद सम्मेलन में जुटे मुस्लिम देशों के सामने इजरायल का संपूर्ण बहिष्कार करने का प्रस्ताव आया। लेकिन ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 7 खाड़ी देशों ने इसका विरोध किया, जिनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और जिबूती जैसे देश शामिल हैं। द टाइम्स ऑफ इजरायल ने दावा किया कि ये देश इजरायल से सारे रिश्ते तोड़ने के खिलाफ हैं, जो मुस्लिम देशों का नेतृत्व करने का सपना देखने वाले ईरान के लिए खतरे की घंटी बन सकता है, क्योंकि सऊदी अरब में जो सम्मेलन हुआ उसका मकसद इजरायल और अमेरिका को मुस्लिम देशों की ताकत दिखाना था, जिसके लिए ईरान और सऊदी अरब सालों पुरानी दुश्मनी भूलकर एक साथ आए। और पहली बार ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सऊदी अरब पहुंचे। यही नहीं, गाजा में इजरायल के भयंकर हमलों पर कड़े फैसले लेने के लिए सऊदी अरब ने सम्मेलन से जुड़े ताबड़तोड़ बदलाव किए, क्योंकि पहले मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बैठक 11 नवंबर को होने वाली थी और 12 नवंबर को खाड़ी देशों के संगठन अरब लीग की बैठक होनी थी। लेकिन बैठक से ठीक पहले रात में सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने दोनों बैठकें एक साथ होने का ऐलान कर दिया और OIC और अरब लीग में शामिल 57 देशों का गाजा पर आपातकालीन सम्मेलन 11 नवंबर को ही पूरा हो गया। लेकिन इस सारी कवायद का नतीजा कुछ खास नहीं निकला, क्योंकि इजरायल के खिलाफ कड़े प्रस्ताव पास नहीं हो पाए। हालांकि सम्मेलन के बाद इससे जुड़ा कोई औपचारिक बयान नहीं आया और केवल ये बताया गया कि मुस्लिम देशों ने गाजा में तुरंत युद्ध विराम की मांग की और इजरायल के उन दावों को खारिज कर दिया, जिसमें उसने दलील दी कि वो गाजा में इजरायल के लोगों की रक्षा के लिए बम बरसा रहा है। जबकि इजरायल के मीडिया का कहना है कि सऊदी अरब समेत 7 मुस्लिम देशों ने एक के बाद एक कई ऐसे प्रस्ताव ठुकरा दिए जिनसे इजरायल अलग थलग पड़ जाता और उस पर चौतरफा दबाव बनता, जिसकी वजह से उसे गाजा में हमास से जंग रोकनी पड़ती।
क्योंकि सऊदी अरब पहुंचे कई मुस्लिम देश इजरायल को घेरने की तैयारी में थे और इसीलिए उन्होंने इजरायल से कूटनीतिक रिश्ते तोड़ने और उसे आर्थिक तौर पर कमजोर करने जैसे प्रस्ताव पेश किए। यही नहीं, उन्होंने सुझाव दिया कि अरब देश इजरायल को तेल की सप्लाई बंद कर दें और इजरायल की उड़ानों को अरब हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल न करने दें, जिससे इजरायल पश्चिम एशिया में पूरी तरह अलग थलग हो जाएगा, जिसके लिए इजरायल के बहिष्कार का प्रस्ताव भी आया। ये दावा इजरायल के मीडिया ने किया, जिसने संकेत दिया कि गाजा के मुद्दे पर मुस्लिम देश इजरायल को चक्रव्यूह में फंसाना चाहते हैं और उस पर दबाव डालकर गाजा में सीज फायर करवाना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा मुस्लिम देशों में इजरायल के मुद्दे पर अनबन की खबरें आने लगी, जिससे ईरान का प्लान फेल हो सकता है, क्योंकि हमास और इजरायल की जंग की आड़ में ईरान मुस्लिम देशों का नेता बनने के चक्कर में है। लेकिन सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश ईरान का प्लान फेल कर सकते हैं, क्योंकि ये देश इजरायल के मुद्दे पर ईरान की राह का रोड़ा बनते दिखे। क्योंकि फारस की खाड़ी से घिरे देशों के संगठन जीसीसी में शामिल कई देशों ने इजरायल के बहिष्कार का प्रस्ताव पास नहीं होने दिया। इन देशों में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और कतर समेत 7 देश शामिल हैं और इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि इन देशों ने इजरायल के बहिष्कार से जुड़ाव पास नहीं होने दिया। या यूं कहें कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जुटे कई मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ खड़े हो गए, जिससे ईरान का मुस्लिम देशों का नेता बनने का सपना टूट सकता है। क्योंकि हमास और इजरायल की जंग के बाद ईरान ने पुराने झगड़े भुलाकर मुस्लिम देशों को साथ लाने की कोशिश की थी। लेकिन सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के एक फैसले ने ईरान को वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां से उसने शुरुआत की थी। क्योंकि इजरायल के मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने इजरायल से बातचीत के दरवाजे भी खुले रखे और उसका बहिष्कार भी नहीं होने दिया, क्योंकि माना जा रहा है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश नहीं चाहते कि ईरान मुस्लिम देशों का नेता बने। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो पश्चिम एशिया में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की ताकत घट सकती है और वो ऐसा नहीं चाहते। माना जा रहा है कि इसीलिए उन्होंने ईरान की कोई ऐसी बात नहीं मानी जिससे पश्चिम एशिया में उनकी साख घटे, क्योंकि खबर आई कि मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी और अरब लीग के साझा सम्मेलन में गाजा के मुद्दे पर ईरान की बातें मानने पर सहमति बनी, जिससे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देशों का माथा ठनका। क्योंकि माना जा रहा है कि ऐसा करके ईरान ने मुस्लिम देशों का नेता बनने की ओर एक कदम बढ़ा दिया, क्योंकि सऊदी अरब से रिश्ते सुधरने के करीब 7 महीने बाद ईरान के राष्ट्रपति खुद सऊदी अरब पहुंचे। शिया और सुन्नी का झगड़ा तो ईरान पहले ही एक तरफ रख चुका है, लेकिन ऐसा लगा कि सऊदी अरब को ईरान की चाल समझ आने लगी, क्योंकि ईरान का प्लान कामयाब होने पर पश्चिम एशिया में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों का अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। क्योंकि फारस की खाड़ी से घिरे देशों के संगठन जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में शामिल मुस्लिम देशों ने इराक में अरबों डॉलर का निवेश किया है, जहां ताकत बढ़ने पर ईरान सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को परेशान कर सकता है, जिसके लिए ईरान यमन में सक्रिय हूथी लड़ाकों का इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि यमन में हूथी विद्रोही सऊदी अरब से लड़ रहे हैं, जो गाजा में जंग शुरू होने के बाद सक्रिय हो गए और उन्होंने दक्षिणी इजरायल पर मिसाइल अटैक करके अपनी ताकत भी दिखाई। और सऊदी अरब को लगता है कि ईरान हूथी लड़ाकों का सऊदी अरब के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसने और संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में इराक में अरबों डॉलर का निवेश किया, जिससे इराक में पांव जमाकर बैठे ईरान को खतरा हो सकता है और वो पर्दे के पीछे से हूथी लड़ाकों को सऊदी अरब से लड़ने भेज सकता है। और इसे ही सऊदी अरब की परेशानी की वजह माना गया, क्योंकि भले ही ईरान ने चीन और रूस के दबाव में आकर सऊदी अरब से दोस्ती कर ली हो, लेकिन सऊदी अरब को डर है कि वो कभी भी पाला बदल सकता है और सुन्नी मुसलमानों के देशों को निशाना बना सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि पश्चिम एशिया में ताकत बढ़ते ही ईरान अपने पुराने दोस्तों से बदला ले सकता है और एक बार फिर शिया और सुन्नी मुसलमानों की जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि ईरान गाजा की जंग की आड़ में मुस्लिम देशों का नेता बनने के चक्कर में है, जिसके लिए उसने इजरायल और अमेरिका को फंसाने का चक्रव्यूह बुना और ट्रिपल एच कहे जाने वाले हमास, हिजबुल्लाह और हूथी लड़ाकों को मैदान में उतार दिया। या यूं कहें कि एक तरफ उसने पर्दे के पीछे से इजरायल से जंग लड़नी शुरू कर दी और दूसरी ओर मुस्लिम देशों से ये मनवाने में जुट गया कि पश्चिम एशिया का असली नेता ईरान है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब को इस बात का अंदाजा लग गया और इसीलिए सऊदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर इजरायल के खिलाफ आए प्रस्ताव का विरोध किया और यह संकेत दिया कि इजरायल पर उसके रुख में नरमी आई, क्योंकि इन दोनों देशों ने गाजा में सीज फायर की मांग तो की, लेकिन इजरायल का बहिष्कार नहीं किया, जिसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने संकेत दिए कि इजरायल से बातचीत की खिड़की खुली है। या यूं कहें कि गाजा की जंग में यूक्रेन वाला हाल नहीं होगा, क्योंकि इजरायल पर वैसे प्रतिबंध नहीं लगे जैसे रूस पर लगे थे। आसान शब्दों में कहें तो मुस्लिम देशों की वर्चस्व की लड़ाई में इजरायल का फायदा होता नजर आया, क्योंकि सऊदी अरब ने संकेत दिए कि वो आंख मूंद कर ईरान की बात नहीं मानेगा।
क्योंकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने OIC और अरब लीग के साझा सम्मेलन में ही इस ओर इशारा कर दिया और मुस्लिम देशों से अपील की कि वो जंग में सीधा शामिल न हो, जबकि ईरान ने खुलकर मांग की कि मुस्लिम देश इजराइल की सेना को आतंकवादी संगठन घोषित कर दें। लेकिन सऊदी अरब ने अपने किसी बयान में ईरान की इस मांग का जिक्र तक नहीं किया। उल्टा खबर आई कि उसने इजराइल के खिलाफ आए कड़े प्रस्तावों का विरोध किया और बेझिझक होकर उनके खिलाफ खड़ा हो गया, जिसकी एक बड़ी वजह सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के विजन 2030 प्रोजेक्ट को माना गया। क्योंकि सऊदी अरब तेल की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, क्योंकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के विजन 2030 प्रोजेक्ट का टारगेट विदेशी निवेश में तेजी लाना है, जिसके लिए वो पश्चिम एशिया के बाहर भी निवेश कर रहा है। इराक में भी उसने इसी प्रोजेक्ट के तहत निवेश किया। यही नहीं, सऊदी अरब ने अपनी छवि बदलने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं, जिसके लिए उसने इजराइल से भी अपने रिश्ते सुधारे। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग ने सऊदी अरब के प्रोजेक्ट में रुकावट डाल दी और उसे इजराइल के खिलाफ खड़ा होना पड़ा, जबकि इससे पहले अमेरिका की मध्यस्थता में सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते सुधर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमास और इजराइल की जंग शुरू हुई, पश्चिम एशिया का पूरा माहौल ही बदल गया। ईरान मुस्लिम देशों का नेता बनकर उभरने की कोशिश में जुट गया, जिसने उसके सालों पुराने दुश्मन सऊदी अरब की मुश्किलें बढ़ा दी। क्योंकि सऊदी अरब के एक तरफ ईरान है जिसे वो मुस्लिम देशों के नाम पर अपने साथ खड़ा रखना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर उसकी अर्थव्यवस्था है, जिसे तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए सऊदी अरब को अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की जरूरत होगी। माना जा रहा है कि सऊदी अरब ने इसी वजह से ईरान की बातों को सिर झुकाकर नहीं माना, या यूं कहें कि ईरान के लिए पश्चिम एशिया में खतरे की घंटी बज गई, क्योंकि जिस बैठक को 57 मुस्लिम देशों ने ढोल पीट पीट कर किया, उसका नतीजा ढाक के 3 पात रहा, क्योंकि सऊदी अरब ने ईरान का खेल ही खराब कर डाला और उसका मुस्लिम देशों का नेता बनने का सपना खतरे में पड़ गया। या यूं कहें कि पश्चिम एशिया में शिया और सुन्नी मुसलमानों का झगड़ा फिर से शुरू हो सकता है और ईरान के सारे किए कराए पर पानी फिर सकता है। ब्रेकिंग न्यूज लेबनान से, जहां इजराइल की सेना ने बहुत बड़ी स्ट्राइक कर दी है। इजराइल की सेना के हवाई हमले में एक शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है। इजराइल की सेना ने लेबनान के एक इलाके में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। मतलब यह कि हिजबुल्लाह के साथ बढ़ते तनाव के बीच अब इजराइल की सेना लेबनान पर लड़ाकू विमानों से हमले कर रही है। इससे ठीक पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह को धमकी दी थी कि अगर इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके तो लेबनान की राजधानी बेरूत में वैसा ही एक्शन लिया जाएगा जैसा हमास के खिलाफ गाजा में लिया गया। जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, इजराइल ने पहले ही कहा था कि बेरूत को भी गाजा बना देंगे। जी किशोर, देखिए हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग बेहद तेज हो गई है। आज इजराइल ने आइनाटा इलाके में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 2 लोग जद में आए। खबर है कि एक शख्स की मौत हो गई है। आपको बता दें कि ये दूसरा दिन है लगातार। कल मरजयून और अल-किलैया इलाके में इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। आपको बताएं कि कल और परसों 2-3 दिन से लगातार हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो जंग है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। आज भी हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई ठिकानों पर अटैक किया और कल बड़ा अटैक हिजबुल्लाह ने किया, उसकी तस्वीरें भी कल सामने आई। तो ऐसे में अब जो यहाँ से जंग है वो और तेज़ होती जा रही है। लगातार हिजबुल्लाह इस जंग में तेज़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी दूसरी जब स्पीच हसन नसरल्लाह की हुई थी तो उसमें भी जंग के बढ़ने के आसार तमाम दिखाई दे रहे थे। तो अब लगातार इजराइल जवाबी हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह अटैक लगातार इजरायली ठिकानों पर कर रहा है। जी, जिसका मतलब यह कि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल के रक्षा मंत्री ने 2 टूक कह दिया कि अगर इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके तो लेबनान की राजधानी बेरूत को भी गाजा बना दिया जाएगा। जिसका सीधा मतलब यह कि बेरूत में इजराइल की सेना गाजा जैसे हमलों को अंजाम देगी और वहां वैसी ही तबाही मच जाएगी जैसी गाजा में हमास के ठिकानों पर मची है। रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने साफ कहा कि हिजबुल्लाह चीफ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनकी गलती की कीमत हिजबुल्लाह और पूरे लेबनान को चुकानी होगी। तनाव बढ़ा तो इजराइल बेरूत को गाजा बना देगा। यानी इजराइल की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को वहां की सेना मिट्टी में मिला देगी। क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर इतना बारूद बरसाया कि वहां सब कुछ तबाह हो गया और अब लेबनान में बैठे चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी वैसे ही हमले की धमकी इजराइल के रक्षा मंत्री ने दे दी। क्योंकि इजराइल की उत्तरी सीमा पर बसे लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजराइल की सीमा में हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया, जिसका एक वीडियो इजराइल की सेना ने जारी किया, जिसमें इजराइल की उत्तरी सीमा के पास एक रिहायशी इलाके में विस्फोट होता दिखा।
धमाके के बाद काले धुएं का गुबार आसमान में काफी ऊंचाई तक उठता नजर आया। इसराइल की सेना के मुताबिक इस हमले में कुछ नागरिकों की मौत भी हुई है। हालांकि इसके तुरंत बाद इजराइल की सेना ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई करते हुए लेबनान की तरफ ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हमले का जवाब देने के लिए अपने खतरनाक टैंकों को भी मोर्चे पर तैनात कर दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक लेबनान की तरफ से मॉर्टर हमले और एंटी टैंक मिसाइलों के हमले के बाद लेबनान की सीमा से लगने वाले शहरों में लोगों को अलर्ट कर दिया गया। इसके साथ ही वहां कुछ सड़कों को भी बंद कर दिया गया और लेबनान से हमले करने वाले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लड़ाकू विमानों से बमों की बारिश कर दी। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसके इस हमले में हिजबुल्लाह के वो ठिकाने तबाह हो गए जहां उनके हथियारों का जखीरा मौजूद था, जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमले करने के लिए करते थे। इजराइल की सेना ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें इजरायली सेना के लड़ाकू विमान हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुन कर बम गिराते दिखे। इजराइल की सेना ने दावा किया कि इस हमले में हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम के साथ ही उसका एक बड़ा सैन्य अड्डा भी तबाह हो गया। इजराइल की मीडिया के मुताबिक बीते एक महीने में उत्तरी सीमा पर इजराइल की सेना के एक्शन में 65 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह की हरकतों पर नजर रखने के लिए इजरायली सेना के ड्रोन लगातार दक्षिणी लेबनान के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी हिजबुल्लाह ने इजरायल के शहरों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी और इसी वजह से इस बात की आशंका बढ़ गई कि बहुत जल्द इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच खुली जंग छिड़ सकती है, क्योंकि बीते एक हफ्ते में दोनों ने एक दूसरे पर कई भीषण हमले किए हैं और एक दूसरे के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इजरायल से सामने आए एक वीडियो में कुछ कारें सड़क पर जलती नजर आईं। इजरायल ने दावा किया कि लेबनान की तरफ से मोर्टर से गोले दागे गए थे, जिनकी चपेट में ये गाड़ियां आ गईं। इजरायल की मीडिया के मुताबिक इजरायल पर हिजबुल्लाह के बढ़े हुए हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। ईरान भले ही खुलकर इस जंग में न उतर रहा हो, लेकिन वो हथियार और पैसों के जरिए इजरायल को 2 मोर्चों पर घेरने में जुटा है। दक्षिण में इजरायल हमास से लड़ रहा है, तो उत्तरी सीमा पर ईरान की मदद से हिजबुल्लाह इजरायल की नाक में दम किए हुए। इजराइल भी साफ कर चुका है कि वो हमास और हिजबुल्लाह से एक साथ निपट सकता है और ईरान और हिजबुल्लाह की प्लानिंग और मंशा पर पानी फेरते हुए उसके ठिकानों को चुन चुनकर तबाह कर रहा है, क्योंकि इजरायल ये जानता है कि अगर हिजबुल्लाह को रोका नहीं गया तो वो उसके लिए नासूर बन जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ईरान ही नहीं बल्कि रूस का भी साथ मिल रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह को रूस की एंटी शिप मिसाइलें सीरिया के जरिए पहुंचाई गई ताकि हिजबुल्लाह के लड़ाके जंग के मैदान में इजरायल की सेना का डटकर मुकाबला कर सकें। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने अपनी एंटी शिप मिसाइलें पहले सीरिया भेजी और बाद में सीरिया से वो मिसाइलें लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह तक पहुंचाई गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग में रूस के कूदने के पीछे अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका खुलकर इजराइल की मदद कर रहा है। ऐसे में ईरान के दोस्त रूस ने इजरायल और अमेरिका को जवाब देने के लिए अपनी एंटी शिप मिसाइलें भेज दी। रूस के सीरिया के साथ अच्छे रिश्ते हैं और इसी का फायदा उठाकर उसने ये मिसाइलें लेबनान पहुंचा दी, जिसके दम पर हिजबुल्लाह अब इजरायल के साथ ही अमेरिका को भी आंखें दिखा रहा है, क्योंकि रूस से मिली एंटी शिप मिसाइलें उन जहाजों को भी निशाना बना सकती हैं जिन्हें इजरायल की मदद के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में तैनात कर रखा है। यानी रूस की मदद से हिजबुल्लाह के पास वो हथियार आ चुके हैं जिनकी मदद से वो ताकतवर युद्धपोतों को भी समंदर में डुबो सकता है, क्योंकि रूस से जो एंटीशिप मिसाइलें हिजबुल्लाह को मिली हैं उन्हें बेहद खतरनाक माना जाता है। उन्हें बड़े जहाजों को तबाह करने के लिए ही बनाया गया है। ये मिसाइलें किसी भी मौसम में हमला करने में सक्षम है, यानी खराब से खराब मौसम में भी ये दागी जा सकती हैं। इन मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर है, यानी इन मिसाइलों की मदद से लेबनान में बैठे बैठे ही हिजबुल्लाह आसानी से भूमध्य सागर में तैनात अमेरिका के युद्धपोतों को निशाना बना सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग से भड़की चिंगारी पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में जला देगी, क्योंकि हमास पर हमले के लिए अमेरिका ने पहले ही अपने हथियार गोदामों के दरवाजे इजरायल के लिए खोल दिए, जिनकी मदद से इजरायल गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह कर रहा है और उसके लड़ाकों को ठिकाने लगा रहा है। जानकारों का मानना है कि अगर भूमध्य सागर में हिजबुल्लाह ने अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने की कोशिश की तो अमेरिका सीधे सीधे इस जंग में कूद पड़ेगा और हिजबुल्लाह समेत उसकी मदद करने वाले पश्चिम एशिया के देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। अमेरिका यह हरगिज नहीं चाहता कि पश्चिम एशिया में इजरायल कमजोर पड़े और ईरान मजबूत हो, क्योंकि ईरान के मजबूत होते ही पश्चिम एशिया में उसके दोस्त रूस का वर्चस्व बढ़ेगा। यही वजह है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका को घेरने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसने हिजबुल्लाह को अपनी एंटी शिप मिसाइलें दे दी।
यानी रूस की प्लानिंग इजराइल को कमजोर करके पश्चिम एशिया में अमेरिका के दबदबे को कम करने की है। हालांकि रूस और ईरान की प्लानिंग को फेल करने और इजराइल की मदद के लिए अमेरिका चट्टान की तरह खड़ा है। अमेरिका गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के खात्मे में इजराइल की खुलकर मदद कर रहा है। हालांकि इजराइल की मदद की वजह से अमेरिका दुनिया भर के मुस्लिम देशों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है। ईरान, लेबनान, सीरिया, यमन, कतर और जॉर्डन जैसे मुस्लिम देशों ने तो इजराइल को नक्शे से मिटाने और अमेरिका को धूल चटाने की कसम खा रखी है। यही वजह है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद कई मुस्लिम देशों ने न सिर्फ जश्न मनाया बल्कि हमास का पूरी तरह समर्थन किया। यहां तक कि गाजा पर इजराइल की सेना के एक्शन ने ईरान और सऊदी अरब जैसे दुश्मनों को भी साथ ला दिया। अमेरिका के करीबी सऊदी अरब ने गाजा पर इजराइल के एक्शन का खुलकर विरोध किया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजराइल की सेना पर हमले से जुड़ी इजराइल ने बड़ा आरोप लगाया कि गाजा के अल-कुद्स अस्पताल से उसकी सेना पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके साथ ही इजराइल ने यह दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में हमास के 21 लड़ाकों को ढेर कर दिया। उसने हमास के हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके लड़ाके अस्पताल के बाहर हथियारों के साथ दिखाई दिए। इसके साथ ही इजराइल का आरोप है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से वो लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाने की फिराक में है। नीरज हमारे साथ इजराइल से जुड़ रहे हैं। नीरज, तो ये अस्पतालों का सिलसिला चल रहा है, अस्पतालों पर अटैक भी हो रहा है और इजराइल दावा कर रहा है अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर हमास के लड़ाके अस्पतालों को ढाल बना के खड़े हैं। जी किशोर, बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अल-कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से कुछ आतंकवादियों ने पहले आईडीएफ के जवानों पे हमला किया। अल-कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से वो निकले, नागरिकों के बीच से आए और उन्होंने आरपीजी से हमला किया जवानों पर। इसके अलावा एक आरपीजी उन्होंने टैंक पर भी छोड़ा, जिसमें एक टैंक पूरी तरह से नहीं लेकिन उसे नुकसान पहुंचा है, लेकिन 21 आतंकवादियों को ढेर किया। इस तरह के दावे आईडीएफ की तरफ से किए गए। वीडियो जारी किया गया है। इसके अलावा ग्राफिक्स के जरिए बताया गया आईडीएफ की तरफ से कि कैसे वो निकले और आरपीजी से हमला किया। लेकिन कुल 21 आतंकवादी ढेर हुए हैं इस हमले में, लेकिन कोई आईडीएफ का जवान घायल नहीं हुआ है। तो अल-कुद्स अस्पताल, जिसे बार बार ये कहा जाता है आईडीएफ की तरफ से कि हमास के आतंकवादी इसका इस्तेमाल शील्ड के तौर पे करते, वो दावा आईडीएफ के इन बयानों से पुख्ता हुआ है, इन वीडियो से पुख्ता हुआ है। जी नीरज, और दावा है कि हमास की इस चाल की वजह से ही इजराइल की सेना उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना बना रही है। अल-कुद्स अस्पताल पर जो आरोप इजराइल की फौज ने लगाए, वैसे आरोप शिफा अस्पताल पर पहले से लग रहे हैं, जहां इजराइल की फौज बड़ा ऑपरेशन चला रही है और वहां लगातार कई घंटों तक हमला किया गया। दावा है कि इन हमलों में हमास के कई लड़ाके मारे गए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों के बाद शिफा अस्पताल में मरीज और डॉक्टर खौफ में हैं, क्योंकि इजराइल की सेना ने शिफा अस्पताल को निशाना बनाकर लगातार कई घंटों तक बमबारी की। इजराइल का दावा है कि इन हमलों में हमास का एक खूंखार कमांडर भी मारा गया। जिस कमांडर को ढेर करने का दावा किया गया उसका नाम अहमद सयाम बताया गया। आरोप है कि वो अस्पताल में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, यानी उसकी चाल थी कि आम लोगों को आगे कर वो अपनी और अपने लड़ाकों की जान बचा सके। शिफा अस्पताल उत्तरी गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और इजराइल ये आरोप लगाता रहा है कि हमास ने वहां अपना कमांड सेंटर बना रखा है। इजराइल के मुताबिक अहमद सयाम नाम के इस कमांडर ने शिफा अस्पताल में 1000 लोगों को बंधक बनाकर रखा था और हमास का ये कमांडर उन लोगों को अस्पताल के बाहर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर आम नागरिक वहां से चले गए तो इजराइल की सेना खुलकर हमला कर देगी। लेकिन दावा है कि इजराइल की सेना ने उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दी और उसे अस्पताल में ही ढेर कर दिया। जंग की शुरुआत से ही इजराइल ये आरोप लगा रहा है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों और स्कूलों को अपना ठिकाना बनाकर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि इजराइल की सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और इस दबाव की वजह से वो अस्पतालों और स्कूलों पर हमले नहीं करेगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हमास के लड़ाकों के सफाए तक ये जंग खत्म नहीं करेंगे और जैसे जैसे उनकी सेना उत्तरी गाजा के अलग अलग शहरों में घुसती जा रही है, ये युद्ध और भीषण होता जा रहा है। इजराइल की सेना तो पिछले हफ्ते से ही शिफा अस्पताल को घेर कर बैठी है और वो लगातार उस पर हमला कर हमास के लड़ाकों को मार गिराने का दावा कर रही है। इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल की इस भीषण कार्रवाई से इस अस्पताल में बिजली सप्लाई ठप हो गई और इलाज के लिए जरूरी चीजों की भी भारी कमी हो गई, जिससे वहां कई मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम की मांग को ठुकरा चुके हैं, जिसका मतलब है कि अस्पताल में भले ही हालात बिगड़ रहे हों, लेकिन इजराइल की सेना की कार्रवाई जारी रहेगी।
और इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल की सेना ने शिफा अस्पताल के बाहर अपने टैंक तक तैनात कर दिए, जिसका मतलब है कि नेतन्याहू की सेना आर पार के मूड में है। क्योंकि शिफा अस्पताल के बाहर टैंकों की तैनाती का मतलब है कि इजराइल बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इजराइल ये दावा करता रहा है कि हमास के लड़ाके शिफा समेत दूसरे अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों में छिपे हैं। यही नहीं, उसका तो ये भी आरोप है कि लड़ाके दुनिया को धोखा देने के लिए एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। इजराइल के मुताबिक हमास के लड़ाके एम्बुलेंस के जरिए हथियारों की सप्लाई का भी काम करते हैं। इसके अलावा वो मरीजों और अस्पताल कर्मियों को ढाल बनाकर अपने ठिकाने भी बदलते रहते हैं। इसीलिए इजराइल ने इस बार अस्पतालों को ही टारगेट कर रखा है। और इसी बात पर हमास का साथ दे रहे कई मुस्लिम देश इजराइल को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। अस्पतालों पर हमले के मुद्दे पर इजराइल को अपने मददगारों से भी लगातार नसीहत मिल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देश पहले ही इस पर ऐतराज जता चुके हैं, क्योंकि गाजा पट्टी में जैसे जैसे जंग भीषण होती जा रही है, वहां के अस्पतालों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक दिन पहले ही फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि गाजा के सबसे बड़े शिफा अस्पताल में बिजली की सप्लाई ठप हो चुकी है, और इसी बात पर स्वास्थ्य सेवाओं से शिफा अस्पताल क्योंकि वहां के जनरेटर का ईंधन भी खत्म हो चुका है। लेकिन इन खबरों से इनकार करते हुए इजराइल ने उल्टे हमास पर ही आरोप मढ़ दिया। इजराइल के मुताबिक अस्पताल में बिजली सप्लाई बहाल करने के लिए उसके सैनिकों ने अपनी जान खतरे में डाली, और हमास के हमलों के बीच इजरायली सैनिकों ने अस्पताल के गेट पर 300 लीटर ईंधन रखा। लेकिन हमास के आतंकियों ने उस ईंधन को अस्पताल को लेने नहीं दिया। और अपने दावे को पुख्ता करने के लिए इजराइल के रक्षा विभाग ने इस मदद का एक वीडियो भी जारी किया। इजराइल की सेना के मुताबिक अस्पताल के बाहर रखे गए ईंधन से भरे कई कैन को हमास ने अस्पताल तक पहुंचने ही नहीं दिया। एक रोज पहले फिलिस्तीन ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल में बिजली न होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। फिलिस्तीन के मुताबिक अस्पताल में भर्ती कई नवजातों की जान मुश्किल में पड़ गई थी, जबकि कई मरीजों की मौत का दावा भी किया गया। और इसी बात पर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की संस्था WHO ने भी चिंता जताई। WHO ने एक बार फिर गाजा में युद्ध विराम की मांग की, क्योंकि इजराइल के सैनिकों ने पिछले कई दिनों से शिफा अस्पताल को घेर कर रखा है और उसके आसपास भी लगातार गोलीबारी कर रहे हैं। लेकिन WHO ने इन हमलों को तुरंत रोकने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र की संस्था के मुताबिक भीषण हमलों की वजह से शिफा अस्पताल से उसका संपर्क टूट गया है। इस बीच हमास की तरफ से एक वीडियो जारी कर गाजा के अस्पतालों की हालत को दिखाने की कोशिश की गई। उस वीडियो में कुछ डॉक्टर मोबाइल फोन और टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करते दिखाई दिए। आरोप है कि इजराइल के हमलों ने गाजा के सभी अस्पतालों का यही हाल कर दिया, और सही इलाज न मिलने से अस्पताल में दम तोड़ने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 3 दिनों में शिफा अस्पताल में इलाज की कमी से 32 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। और उनके अलावा शिफा अस्पताल में हजारों लोगों के फंसे होने का भी दावा किया गया। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक 2500 से ज्यादा लोग इस अस्पताल में हो सकते हैं, जो बाहर निकलने की हालत में नहीं है, क्योंकि शिफा अस्पताल भीषण जंग का अखाड़ा बन चुका है। वहां एक तरफ इजराइल के हमले जारी हैं, तो दूसरी तरफ हमास के लड़ाके भी इजरायली सैनिकों पर पलटवार कर रहे हैं। इस वजह से वहां अंदर जाना या अस्पताल से किसी का बाहर निकलना मौत को दावत देने के बराबर हो चुका है। अल जजीरा के मुताबिक इस अस्पताल में 650 मरीज और 500 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी हैं। उनके अलावा भीषण जंग से अपनी जान बचाने के लिए हजारों की संख्या में लोगों ने वहां शरण भी ले रखी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से हुए हमलों में उसके 101 कर्मचारी इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। दावा है कि किसी एक युद्ध में संयुक्त राष्ट्र के इतने कर्मचारी पहले कभी भी नहीं मारे गए, जिसकी बड़ी वजह यह है कि इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग उत्तरी गाजा में थमने की बजाय और भीषण होती जा रही है। इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में अपना ग्राउंड ऑपरेशन का दायरा बढ़ाने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया। और उस वीडियो में इजरायली सेना के जवान ताबड़तोड़ हमले करते दिखाई दिए। हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए इजराइल की सेना उत्तरी गाजा में टूट पड़ी और पूरे उत्तरी गाजा की सूरत ही बदल दी। वहां से आई तस्वीरों में चारों तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का ही मंजर नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो पूरा इलाका ही मलबे के ढेर में तब्दील हो गया हो। वीडियो में इजरायली सेना के जवान हथियारों के साथ दौड़ते नजर आए, जिन्होंने हमास के एक एक ठिकाने को चुन चुन कर तबाह किया। इस दौरान इजरायली फोर्स के टैंक से गोले भी दागे गए, जिसकी वजह से पूरा आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया, क्योंकि इजराइल ने उत्तरी गाजा में हमास के खिलाफ बहुत बड़े ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजराइल ने दावा किया कि हमास का नामो निशान मिटाने के लिए उसकी सेना ने उत्तरी गाजा में 4000 से ज्यादा हमले किए, जिससे हमास को भारी नुकसान हुआ।
माना जा रहा है कि यह हमला इजराइल की तरफ से अब तक किए गए सबसे बड़े हमलों में एक है, क्योंकि इजराइल की सेना के मुताबिक उसकी सेना ने उत्तरी गाजा में 4000 से ज्यादा हमले किए, जिनमें हमास के करीब 3000 ठिकाने तबाह हो गए, जबकि हमास की सुरंगों से निकलने वाले 300 रास्ते भी तोड़ दिए गए। इसके साथ ही इजराइल ने हमास के कई लड़ाकों के खात्मे का भी दावा किया। इजराइल का दावा है कि उत्तरी गाजा में इतने बड़े ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देकर उसने हमास को बड़ी चोट पहुंचाई। लेकिन दूसरी तरफ हमास अल कसाम ब्रिगेड ने भी एक वीडियो जारी कर दिया, जिसमें उसके लड़ाके इजराइल की सेना का मुकाबला करते दिखे। अल कसाम ब्रिगेड ने वीडियो जारी कर दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इजराइल की सेना का डटकर मुकाबला किया और उसके कई टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया। हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने भी ठीक वैसा ही वीडियो जारी किया जैसा इजराइल की सेना ने किया था। उस वीडियो में अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाके इजराइल की सेना से भिड़ते दिखे। वो लड़ाके पहले इजराइल की सेना पर फायरिंग करते और फिर वहां से भागते दिखाई दिए। इस दौरान उन लड़ाकों ने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। अल कसाम ब्रिगेड ने दावा किया कि उसने इजराइल के 2 टैंकों को तबाह कर दिया। हमास की अल कसाम ब्रिगेड गुरेला वॉर लड़ रही है और गाजा में घुसी इजराइल की सेना पर छिपकर वार कर रही है, जिससे इजराइल की सेना को कड़ी चुनौती मिल रही है, क्योंकि इजराइल के सामने हमास की अल कसाम ब्रिगेड खुलकर उतर आई है। भले ही उसके लड़ाके छिपकर वार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वीडियो जारी कर दुनिया को बता दिया कि वो जंग के मैदान में इजराइल की फौज को कड़ा जवाब दे रहे हैं, जिससे इजराइल की सेना को काफी नुकसान हुआ। हमास की अल कसाम ब्रिगेड का काम ही इजराइल की सेना को मुंह तोड़ जवाब देना है और इजराइल की सेना के गाजा में घुसते ही उसने अपना काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गाजा में जमीनी जंग भयंकर हो गई, क्योंकि अल कसाम ब्रिगेड में करीब 25,000 लड़ाके हैं और माना जाता है कि अल कसाम ब्रिगेड के पास खतरनाक हथियारों के अलावा मिसाइलें भी हैं, जिनके दम पर उसके लड़ाके इजराइल की फौज से भिड़ रहे हैं। और इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि उत्तरी गाजा पर कब्जा करना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। उधर तुर्की के राष्ट्रपति ने हमास को फिलिस्तीन के लोगों के लिए लड़ने वाला संगठन बता दिया और अमेरिका से गाजा में इजराइल के हमले रोकने की मांग कर दी। जबकि 7 अक्टूबर के भयानक हमले के बाद इजराइल किसी भी कीमत पर हमास को बख्शने के मूड में नहीं है, लेकिन तुर्की के मीडिया के मुताबिक वहां के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने हमास का बचाव किया। यही नहीं, उन्होंने हमास को फिलिस्तीन के लोगों के लिए लड़ने वाला संगठन तक बता दिया। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने हमास को आतंकी संगठन मानने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन अब एर्दोआन इजराइल के खिलाफ हमास के समर्थन में खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। उनके मुताबिक हमास फिलिस्तीन का वो संगठन है जो अपनी जमीन और अपने घर के लिए लड़ रहा है। और इतना ही नहीं, एर्दोआन ने इजराइल के पड़ोसियों और अरब देशों से अपील की कि वो अमेरिका पर दबाव बनाए, ताकि अमेरिका अपने साथी इजराइल को गाजा पर हमले करने से रोके, क्योंकि हमास और इजराइल की जंग में अमेरिका न सिर्फ इजराइल का समर्थन कर रहा है, बल्कि उसे लड़ाई के लिए लगातार हथियार भी पहुंचा रहा है और उन हथियारों की मदद से इजराइल की सेना गाजा पर कहर ढा रही है। लेकिन एर्दोआन को लग रहा है कि अमेरिका का दबाव होने पर इजराइल हमले रोक देगा। तुर्की के राष्ट्रपति जंग के शुरुआती दिनों से ही गाजा पर इजराइल के सैन्य ऑपरेशन का विरोध करते आए हैं। इतना ही नहीं, वो इजराइल की सेना पर गाजा में बेकसूर लोगों की हत्या और नरसंहार करने के आरोप भी लगा चुके हैं, जबकि इजराइल का कहना है कि जंग में उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हमास के लड़ाके हैं। लेकिन इसके बावजूद तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल के विरोध में बयान देना जारी रखा, जिससे भड़के इजराइल ने तुर्की से अपने दूतावास के कर्मचारियों को वापस बुला लिया था, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई। लेकिन हमास के समर्थन को लेकर तुर्की भी अपनी जिद पर अड़ा है और इसके लिए वो अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार दिख रहा है। जबकि अमेरिका और तुर्की सैन्य संगठन नेटो का हिस्सा और एक दूसरे के सहयोगी हैं, लेकिन इजराइल और हमास जंग में दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। इजराइल का साथ देने की वजह से अमेरिका का तुर्की में भारी विरोध हो रहा है। कुछ दिन पहले हमास के समर्थकों ने तुर्की के अदाना शहर में मौजूद अमेरिका के इंजरलिक एयरबेस पर धावा बोल दिया था। इस दौरान कई लोगों ने एयरबेस में घुसने की कोशिश की थी, जिसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से उनकी झड़प हो गई थी। लेकिन एयरबेस के सुरक्षा कर्मियों ने सख्ती के साथ उन हमास समर्थकों को वहां से खदेड़ दिया था। यही नहीं, पिछले हफ्ते तुर्की दौरे पर पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन के विरोध में भी सैकड़ों लोग अंकारा की सड़कों पर उतर आए थे। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल पर गाजा में बेकसूर लोगों की हत्या का आरोप लगाते हुए इजराइल की मदद करने वाले अमेरिका के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया था। लेकिन तमाम विरोध के बावजूद इजराइल हमले रोकने को तैयार नहीं हो रहा। इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर सीज फायर की मांग को खारिज कर दिया।
और दो टूक कह दिया कि हमास के सफाए से पहले गाजा में जारी इजराइल का सैन्य ऑपरेशन नहीं रुकने वाला। जबकि तुर्की समेत कई अरब देश इजराइल पर दबाव बना रहे हैं कि वो गाजा पर हमले रोक दे। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि हमास ने 7 अक्टूबर को जो किया उसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता और हमास को उसकी करनी का फल देने के बाद ही इजराइल की सेना दम लेगी। यही नहीं, नेतन्याहू ने हमास का समर्थन करने वाले अरब देशों से भी उसका विरोध करने की मांग की। उन्होंने हमास को सिर्फ गाजा और इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि पश्चिम एशिया के लिए भी बड़ा खतरा बताया और इसीलिए नेतन्याहू ने हमास के अंत तक जंग जारी रखने की बात कही। इजराइल का दोस्त अमेरिका भी कई बार उसे जंग में सीज फायर का सुझाव दे चुका है, लेकिन इजराइल को हमास के खात्मे से कम कुछ भी मंजूर नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कुछ दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात भी की थी और उन्हें युद्ध विराम का सुझाव दिया था। हालांकि जंग के शुरुआती दिनों में अमेरिका भी इजराइल के युद्ध विराम न करने के फैसले का साथ दे रहा था, लेकिन अरब देशों के बढ़ते दबाव के बाद अमेरिका ने अपने सुर बदल दिए और इजराइल से सीज फायर की मांग करने लगा ताकि गाजा के आम लोग वहां से निकलकर किसी सुरक्षित जगह पर जा सकें। लेकिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम को लेकर अमेरिका की भी नहीं सुनी, बल्कि इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा पर अपने हमलों को पहले से भी तेज कर दिया। बड़ी खबर आई इजराइल के बंधकों से जुड़ी। इजराइल के मीडिया के मुताबिक बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू एक समझौते की तैयारी में जुटे हैं। खबर के मुताबिक इस बात के संकेत खुद नेतन्याहू ने एक अमेरिकी न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान दिए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कह दिया कि बंधकों की रिहाई के लिए जल्द एक समझौता हो सकता है, यानी इजराइल और हमास के बीच बंधकों को छुड़ाने के लिए एक डील की तैयारी हो रही है। हालांकि इजराइल और हमास के बीच ये समझौता किस तरह का होगा इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि बंधकों को छुड़ाने के बारे में जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए लोगों की कोई जानकारी न मिल पाने की वजह से नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है और इसीलिए माना जा रहा है कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास के साथ भी समझौते के लिए तैयार हो गए ताकि 240 से ज्यादा बंधकों को हमास के चंगुल से आजाद कराया जा सके। इजराइल के मीडिया के मुताबिक एक अमेरिकी न्यूज चैनल के कार्यक्रम के दौरान नेतन्याहू ने इस बात के संकेत दिए कि बंधकों के लिए वो एक डील की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने उस दौरान ये बताने से परहेज किया कि समझौता किस तरह का होगा। साथ ही उन्होंने ये जानकारी भी साझा नहीं की कि ये डील हमास के साथ हो रही है या मध्यस्थता करने वाले कतर या मिस्र के साथ। माना जा रहा है कि नेतन्याहू हमास से सीधे डील करने की बात से बचना चाह रहे थे, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर ये हमास के आगे झुकने की तरह देखा जा सकता है और इससे नेतन्याहू की हमास को मिटा देने वाली छवि को चोट भी पहुंच सकती है, जबकि वो पहले से ही बंधकों के मसले पर बुरी तरह घिरे हुए हैं, क्योंकि इजराइल की जनता बंधकों की वापसी की मांग को लेकर उनके खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है और इसकी वजह यह है कि बंधकों को छुड़ाना तो दूर, इजराइल की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी बंधकों का कोई सुराग तक नहीं ढूंढ पाई। जबकि शुरुआत में ही नेतन्याहू ने कह दिया था कि जल्द बंधकों को छुड़ा लिया जाएगा। पिछले महीने हमास ने अमेरिका और इजराइल के कुछ बंधकों को रिहा भी किया था, जिसके बाद इजराइल के लोगों में ये उम्मीद जगी थी कि उनके अपने भी हमास की कैद से जल्द आजाद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमास ने इजराइल के सामने गाजा में हमले बंद करने की शर्त रख दी, मगर इजराइल ने उसकी शर्त को दरकिनार करते हुए गाजा में बारूद की बारिश जारी रखी। गाजा में हमास के कई ठिकाने तबाह भी हुए, मगर इजराइल अपने बंधकों तक नहीं पहुंच सका। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक इसीलिए नेतन्याहू ने बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास के साथ समझौता करने के संकेत दिए। हालांकि अपने समझौते में इजराइल हमास के सामने क्या शर्तें रखेगा इसकी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन इजराइल के लिए हमास से समझौता करना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि हमास पर इजराइल पूरी ताकत से चोट कर रहा है और माना जा रहा है कि हमास के पास मौजूद इजराइल के बंधक ही उसकी सुरक्षा की गारंटी है और बंधकों की वजह से ही इजराइल गाजा पर फाइनल अटैक से बच रहा है, क्योंकि अगर उसने गाजा में आंख बंद कर बम बरसा दिए तो बंधकों की भी जान जा सकती है। हमास ने बंधकों को गाजा में कहां पर छिपा कर रखा है, इजराइल के पास इसकी जानकारी नहीं है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि हमास ने बंधकों को सुरंगों में रखा है, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद इजराइल अपने लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा और हमास को झुकाने के लिए उसने गाजा में अपने हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए। खबर है कि इजराइल के हमलों में हमास को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल ने हवाई हमले भी तेज कर दिए। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से ही इजराइल गाजा से हमास की जड़ों को काटने के लिए कहर ढा रहा है, लेकिन अगर किसी ने उसके हाथ को बांध रखा है तो वो इजराइल के बंधक ही हैं और इसीलिए हमास ने बंधकों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इजराइल के सामने बातचीत के लिए अपनी शर्तें रख दी। खबर के मुताबिक हमास ने बिना देरी किए गाजा में हमले रोकने की मांग कर दी।
क्योंकि इजरायल की सेना गाजा पर ऐसे हमले कर रही है जिससे हमास को भारी नुकसान हो रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि उनकी सेना के 2 लक्ष्य हैं, पहला हमास का खात्मा और दूसरा बंधकों की सुरक्षित रिहाई। और जब तक इजरायल ये दोनों काम नहीं कर लेता तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। हालांकि बंधकों की वजह से इजराइल वो हमला नहीं कर पा रहा जिससे हमास की कमर ही टूट जाए। हमास को घुटनों पर लाने के लिए ही इजरायल की सेना ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा को भी घेर लिया। इजरायल ये आरोप लगाता आया है कि अस्पताल के नीचे हमास ने अपना कंट्रोल सेंटर बना रखा है, जबकि हमास उसके दावे को गलत बताता है। मगर अब जब अल शिफा अस्पताल को इजरायल की सेना ने घेर लिया तो हमास ने बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर बातचीत से पहले इजरायल से हमले रोकने की मांग कर डाली। हालांकि खबर है कि जैसे ही हमास ने गाजा में हमले रोकने की शर्त रखी, नेतन्याहू उस पर बुरी तरह भड़क गए, क्योंकि इजरायल पहले ही ये साफ कर चुका है कि जब तक हमास उसके लोगों को नहीं छोड़ेगा तब तक गाजा पर आफत बरसती रहेगी। और नेतन्याहू के गुस्से की आग ऐसी धधकी कि गाजा में इजरायल की सेना ने हमास के ठिकानों पर बमों की बारिश और ज्यादा तेज कर दी। इजरायल यही चाहता है कि हमास का इस तरह से खात्मा किया जाए कि वो दोबारा खड़ा ना हो पाए, क्योंकि हमास लंबे वक्त से उसके लिए मुश्किलें खड़ी करता आया, लेकिन 7 अक्टूबर को उसने सारी हदें पार कर दी थी। हमास ने न सिर्फ इजरायल में कत्लेआम मचाया था, बल्कि वहां से 200 से ज्यादा लोगों को बंधक भी बनाया था, जिसके बाद से ही इजराइल की सेना हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अपने ऊपर हो रहे जोरदार हमलों को रोकने के लिए हमास ने अमेरिका और इजरायल के कुछ बंधकों को छोड़ने की बात कही और बदले में उसने सीज फायर की शर्त रखी। लेकिन उसकी इस शर्त से नेतन्याहू का गुस्सा भड़क गया और इजरायल की सेना ने हमास के ठिकानों पर हमले और तेज कर दिए। बड़ी खबर आई सीरिया से। वहां अमेरिका ने ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठनों के निशाने पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इस एयर स्ट्राइक में कई लोगों के मारे जाने का दावा किया। 7 अक्टूबर के बाद से ये सीरिया में अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, जिससे साफ हो रहा है कि पश्चिम एशिया में जंग का एक नया मोर्चा खुल रहा है, जिसमें अमेरिका खुलकर ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों के सामने जंग लड़ने के लिए तैयार है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से अपने ठिकानों पर हो रहे हमलों से भड़के अमेरिका ने सीरिया में ईरान समर्थित चरमपंथी लड़ाकों पर जोरदार स्ट्राइक कर दी। अमेरिका के मुताबिक इस हमले में उन चरमपंथी लड़ाकों के ठिकाने तबाह हो गए जो हमास और इजरायल में चल रही जंग के बीच पश्चिम एशिया में बड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के भीषण हवाई हमलों ने सीरिया को हिलाकर रख दिया। दावा किया गया कि सीरिया के अबुकामा और मैदन इलाके को निशाना बनाया गया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक अबुकामा इलाके में ईरान समर्थित चरमपंथी लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जिस पर सेना ने बमों की बरसात कर दी, जबकि दूसरी एयर स्ट्राइक सीरिया के ही मैदन इलाके में हुई। दावा है कि वहां ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन के हथियारों का जखीरा था, जिसे अमेरिका की सेना ने ताबड़तोड़ हमले करके तबाह कर दिया, क्योंकि आरोप है कि उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर अमेरिका के सैनिकों पर जबरदस्त हमले किए गए थे और हमलों के जरिए ही अमेरिका ने फिर से ईरान को सख्त चेतावनी दे दी। साथ ही अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि अगर ईरान के उन लड़ाकों ने आंख उठाकर भी देखा तो उसकी सेना चुप नहीं बैठने वाली, क्योंकि कुछ दिनों में सीरिया के अंदर अमेरिका का ये तीसरा हमला बताया गया। कुछ दिनों पहले अमेरिका ने सीरिया में ईरान की सेना के हथियार डिपो पर बमों की ऐसी बारिश की थी कि ईरान के हथियार बर्बाद हो गए थे और दावा किया कि वहां अमेरिका ने अपने 2 F-15 लड़ाकू विमानों से बम बरसाए, जिससे ईरान को भारी नुकसान पहुंचा। अमेरिका ने दावा किया कि पूर्वी सीरिया के देर जोर में मौजूद वो हथियार गोदाम ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का था और वहां रखे गए हथियारों से ही इराक और सीरिया में अमेरिका की सेना पर कई हफ्तों से हमले किए जा रहे हैं। इसलिए न चाहकर भी अमेरिका को वहां अपने मोर्चे की तैनाती करनी पड़ी। इससे पहले 26 अक्टूबर को भी अमेरिका की सेना ने सीरिया में ईरान के चरमपंथी संगठन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी और कई ठिकानों को तबाह कर दिया था, क्योंकि किसी भी कीमत पर अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए वो रुक रुक कर सीरिया पर ईरान के चरमपंथी संगठन और उसकी सेना के अड्डों को तबाह करने में जुटा है। और सीरिया में ईरान के ठिकानों पर अमेरिका के लगातार हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ना तय है, क्योंकि पहले से पश्चिम एशिया के देश इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को झेल रहे हैं। ऐसे में सीरिया से एक और जंग की शुरुआत होने के साफ संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजरायल और हमास की जंग छिड़ने के 10 दिन बाद ही इराक और सीरिया में अमेरिका की सेना पर हमले शुरू हो गए थे, जिनसे निपटने के लिए अमेरिका ने अपनी ताकत झोंक दी। बताया जा रहा है कि इराक और सीरिया में अमेरिका के सैनिक ISIS के आतंकियों से लड़ रहे हैं, जिन पर अब तक 17 अक्टूबर के बाद से कई बार हमले हो चुके हैं।
जबकि सीरिया में ही अमेरिका को ईरान के चरमपंथी संगठन के लड़ाकों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमास के खिलाफ जारी जंग में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, जबकि ईरान और सीरिया जैसे देश खुले तौर पर हमास का समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इजराइल पर जब 7 अक्टूबर को हमास ने ताबड़तोड़ हमले किए थे तो अमेरिका ने इजराइल को बड़े पैमाने पर हथियार मुहैया कराए। यही वजह रही कि ईरान, इराक और सीरिया जैसे देश अमेरिका के दुश्मन बने बैठे हैं। इसलिए सीरिया में 17 अक्टूबर को अमेरिकी सैनिकों पर ईरान के चरमपंथी संगठन के लड़ाकों ने हमले कर दिए। लेकिन माना जा रहा है कि इन हमलों के बाद भी अमेरिका जंग से बचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने वहां के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के सीरिया पर हमलों वाले बयान को खारिज कर दिया। इसके साथ ही बाइडेन ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका सीरिया में ईरान के खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं करना चाहता, जबकि अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने सीरिया में ईरान के चरमपंथी संगठन के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने का बड़ा दावा किया। लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक अमेरिका अपने किसी भी नागरिक की सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता, इसीलिए अमेरिका की सेना चुन चुनकर अपने दुश्मनों पर हमले कर रही है। लेकिन अमेरिका अपने दोहरे बयान से दुनिया के देशों के सामने घिरता जा रहा है। हालांकि ये माना जा रहा है कि अमेरिका पश्चिम एशिया में लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि हमास और इजराइल में छिड़ी जंग का असर सीधे अमेरिका पर पड़ रहा है। इसलिए अमेरिका पश्चिम एशिया में एक और युद्ध नहीं चाहता और राष्ट्रपति बाइडेन सख्त रुख अपनाने से बचते दिख रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो रही है, इसलिए वो किसी भी तरह की जंग में कूदने से बच रहा है। भले ही अमेरिका किसी देश से सीधे तौर पर जंग नहीं लड़ रहा, लेकिन दावा है कि उसकी मदद से ही यूक्रेन और इजराइल जैसे देश जंग में टिके हुए हैं। क्योंकि रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका लगातार अपने खतरनाक हथियार और ड्रोन की खेप यूक्रेन भेज रहा है, जिसके सहारे यूक्रेन की सेना रूस की फौज के सामने टिकी हुई है। जबकि हमास के खिलाफ जंग में भी अमेरिका पहले दिन से इजराइल के साथ खड़ा है और उसकी मदद के लिए अपने घातक हथियार और शक्तिशाली टैंक मुहैया करा रहा है। इसलिए ये माना जा रहा है कि अमेरिका अब अपनी सुरक्षा के लिए हथियार नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि जंग में सीधे तौर पर न सही, लेकिन बीते 1 साल से अमेरिका ने बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को जंग के लिए हथियार भेजे हैं। लेकिन हथियारों की कमी के बावजूद अमेरिका किसी भी कीमत पर दुनिया के सामने खुद को कमजोर साबित नहीं होने देना चाहता। इसीलिए उसने पश्चिम एशिया के देशों में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी और वहां निगरानी तेज कर दी, ताकि ईरान, इराक और सीरिया जैसे देशों के मंसूबे पर पानी फेरा जा सके। अमेरिका वहां अपनी सेना की किलेबंदी कर चुका है। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने से लेकर F-15 और F-16 जैसे एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान तक उतार चुका है। इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी वो आसमान में नजर रख रहा है, जिससे कि अमेरिकी सैनिक अपने दुश्मनों पर काल बनकर टूट सकें। लेकिन अमेरिका की सख्त निगरानी भी नाकाम साबित हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका अपने हमलों का खौफ ईरान और उसके साथियों के जहन में नहीं भर पा रहा है। अमेरिका के हमलों के बाद भी सीरिया और इराक में उसके सैनिकों पर हमले और बढ़ गए हैं और वहां रोजाना ही अमेरिका के अड्डों पर कभी रॉकेट तो कभी ड्रोन से बम बरसाए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका भी इतनी आसानी से पीछे हटता नहीं दिख रहा, इसलिए पश्चिम एशिया में उसने नजर रखने के लिए अपने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया, जो साफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका से उलझना ईरान, इराक और सीरिया को कितना भारी पड़ सकता है। पश्चिम एशिया में लड़ाकू विमानों के अलावा अमेरिका ने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी, जिससे वहां वो अपने ठिकानों की सुरक्षा को और मजबूत कर सकेगा। हालांकि इससे पहले ही वहां वो थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर चुका है, क्योंकि इजराइल के अलावा भी हिजबुल्लाह और ईरान के चरमपंथी संगठन मिलकर युद्ध के नए मोर्चे खोलने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन अमेरिका उनके इरादों को कामयाब नहीं होने देना चाहता, इसलिए उसने अपनी गश्त बढ़ा दी ताकि अमेरिका के दुश्मनों में डर पैदा किया जा सके, क्योंकि पेट्रियट दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जिसमें पलक झपकते ही टारगेट को तबाह करने की ताकत होती है। क्योंकि पेट्रियट लंबी दूरी तक मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। साल 1969 से 1970 के बीच पेट्रियट का परीक्षण किया गया था, जबकि इसे 1982 में अमेरिका की सेना के बेड़े में शामिल किया गया था और पेट्रियट को पहली बार 1991 के फारस की खाड़ी युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था। इसके लिए साल 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमलों के लिए इसे जंग में उतारा था और मौजूदा वक्त में अमेरिकी सेना पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के अलग अलग वेरिएंट के 1100 से ज्यादा लॉन्चरों का इस्तेमाल करती है। बड़ी खबर आई फिनलैंड से। खबर है कि रूस को घेरने के लिए इजराइल ने एक बड़ा दांव चल दिया। खबर के मुताबिक फिनलैंड की सीमा पर इजराइल के खतरनाक डिफेंस सिस्टम तैनात हो सकते हैं। इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग चल रही है, जिसमें रूस बड़ी भूमिका अदा करता दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबरें सामने आई थी कि रूस ने लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को एंटी शिप मिसाइलें दी, जिसके बाद से ही इजराइल का गुस्सा भड़का हुआ है और कहा जा रहा है कि इसीलिए इजराइल ने भी रूस को घेरने की तैयारी तेज कर दी और अपने खतरनाक डिफेंस सिस्टम को फिनलैंड भेजने के लिए उससे समझौता कर लिया। फिनलैंड नेटो का सदस्य और रूस का पड़ोसी है
और तो और वो रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद भी करता आया। लेकिन अब इजराइल ने रूस की नाक में दम करने का प्लान तैयार कर दिया। रूस ने जिस तरह पर्दे के पीछे से इजराइल को चोट पहुंचाने की कोशिश की, ठीक उसी तरह का दाव इजराइल ने भी खेल दिया। कुछ दिन पहले ही ऐसी खबरें सामने आई थी कि रूस ने इजराइल के दुश्मन हिजबुल्लाह को एंटी शिप मिसाइलें दी, लेकिन अब इजराइल ने वही किया जो रूस बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसने उसके पड़ोसी देश फिनलैंड को अपना खतरनाक डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग देने के समझौते को मंजूरी दे दी। फिनलैंड लंबे वक्त से इस डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा था, लेकिन इजराइल उसे ये देने को तैयार नहीं था। मगर हमास से जंग शुरू होने के बाद रूस ने इजराइल के दुश्मन ईरान से अपनी दोस्ती और ज्यादा मजबूत करनी शुरू की। यही वजह रही कि इजराइल ने भी रूस को सबक सिखाने की ठान ली और अपने डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग को फिनलैंड की सीमा में तैनात करने का प्लान बनाया। इस ताकतवर डिफेंस सिस्टम को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर तैयार किया है और इसीलिए यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है। डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के हमलों को रोक सकता है। इतना ही नहीं, ये 40 से 300 किलोमीटर की सीमा के अंदर रॉकेट और ड्रोन हमलों को भी रोकने में सक्षम है। इजराइल की सेना 2017 से इस ताकतवर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है और इसीलिए फिनलैंड भी इजराइल का ये डिफेंस सिस्टम चाहता है। क्योंकि यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ खड़े होने की वजह से रूस कई बार फिनलैंड को भी अंजाम भुगतने की धमकी दे चुका है। इसीलिए फिनलैंड अपनी सीमा को और ज्यादा सुरक्षित करना चाहता है और अब उसकी मुराद इजराइल ने पूरी कर दी। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए फिनलैंड को इस डिफेंस सिस्टम को देने के समझौते को मंजूरी दे दी और ये वही डिफेंस सिस्टम है जिसे इजराइल यूक्रेन को देने के लिए राजी नहीं हुआ था। रूस से जारी जंग में ज़ेलेंस्की ने इजराइल से इस डिफेंस सिस्टम की मांग की थी, लेकिन इजराइल ने यूक्रेन को डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम नहीं दिया था। मगर अब जब इजराइल के रिश्ते रूस से खराब हो रहे हैं तो उसने भी रूस को घेरने का प्लान तैयार कर लिया। रूस ने उसके कट्टर दुश्मन ईरान का हमेशा समर्थन किया है। ईरान पर आरोप लगे कि उसने यूक्रेन जंग में रूस की मदद करते हुए उसे अपना खतरनाक ड्रोन शाहिद 136 दिया। अमेरिका ने इसके लिए कई बार ईरान को चेतावनी भी दी, लेकिन तब इजराइल कुछ भी बोलने से बच रहा था। मगर अब उसने अपनी खामोशी तोड़ी और रूस पर दबाव बनाने के लिए अपना डिफेंस सिस्टम फिनलैंड को देने को तैयार हो गया। इजराइल ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर रूस और ईरान की दोस्ती और ज्यादा गहरी हुई तो उसके लिए खतरा बढ़ेगा। इसलिए उसने रूस को हमास जंग से दूर रखने के लिए उसके पड़ोसी देश की ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। मैंने कहा रुको भाई, माँ बेटे को सुबह की चाय तो पी लेने दो, है ना? अरे माँ, आप मुझे फोन कर रही हो? तो और क्या करूं? चाय। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है, वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है, वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। क्या खुशबू आ रही है। ऑफिस के बाहर तुम्हारी ये वाली चाय 200 रुपए में बिकेगी, पता है? मैं ये वाली चाय सबके लिए नहीं बनाती। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। बड़ी खबर आई सऊदी अरब में हुए मुस्लिम देशों के आपातकालीन सम्मेलन से जुड़ी हुई। इस सम्मेलन में गाजा पर इजराइल के हमलों के मुद्दे पर मुस्लिम देशों में फूट पड़ती नजर आई। इस बैठक में सऊदी अरब और ईरान आमने सामने खड़े दिखे, क्योंकि बैठक में इजराइल के खिलाफ लाए गए कई प्रस्तावों पर सहमति नहीं बन पाई, जिनमें इजराइल के साथ कूटनीतिक रिश्ते खत्म करने और उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। यह खबर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दी। यही नहीं, इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि जिन देशों ने इजराइल के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए प्रस्ताव गिराए, उनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन जैसे देश शामिल हैं। इसीलिए इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने की ईरान की कोशिश पर पानी फिर सकता है, क्योंकि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए सम्मेलन में
मुस्लिम देश दो धड़ों में बटे दिखे, या यूं कहें कि गाजा पर इजराइल के हमलों के मुद्दे पर मुस्लिम देशों में फूट पड़ती नजर आई और ईरान का मुस्लिम देशों का नेता बनने का सपना चूर चूर होता नजर आया, क्योंकि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए मुस्लिम देशों के सम्मेलन में इजराइल के खिलाफ आए कई प्रस्तावों पर मुस्लिम देशों की सहमति नहीं बन पाई, या यूं कहें कि इजराइल के खिलाफ आए प्रस्तावों पर मुस्लिम देशों में फूट पड़ गई, क्योंकि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन जैसे कई मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ आए कई प्रस्ताव गिरा दिए। ये दावा इजराइल के मीडिया ने किया। इससे पहले न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जानकारी दी कि अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने सम्मेलन में इजराइल से सारे रिश्ते तोड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कई अरब देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, जिनमें सऊदी अरब समेत 7 मुस्लिम देश शामिल हैं। ये दावा इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल ने किया। यही नहीं, इजराइल के मीडिया ने तो ये तक दावा किया कि कई मुस्लिम देश इजराइल से बातचीत के दरवाजे खुले रखना चाहते हैं, जिसके संकेत रियाद में हुए सम्मेलन से मिलने लगे, क्योंकि गाजा के हालात पर बुलाए गए आपातकालीन सम्मेलन में कई ऐसे मुद्दे उठे जिन पर वहां जुटे 57 मुस्लिम देशों की राय अलग अलग हो गई, जिनमें ईरान की इजराइल की सेना को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग भी शामिल थी। यही नहीं, पहली बार सऊदी अरब पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की, जिसके बाद सम्मेलन में जुटे मुस्लिम देशों के सामने इजराइल का संपूर्ण बहिष्कार करने का प्रस्ताव आया। लेकिन ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 7 खाड़ी देशों ने इसका विरोध किया, जिनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और जिबूती जैसे देश शामिल हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने दावा किया कि ये देश इजराइल से सारे रिश्ते तोड़ने के खिलाफ हैं, जो मुस्लिम देशों का नेतृत्व करने का सपना देखने वाले ईरान के लिए खतरे की घंटी बन सकता है, क्योंकि सऊदी अरब में जो सम्मेलन हुआ उसका मकसद इजराइल और अमेरिका को मुस्लिम देशों की ताकत दिखाना था, जिसके लिए ईरान और सऊदी अरब सालों पुरानी दुश्मनी भूलकर एक साथ आए। और पहली बार ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सऊदी अरब पहुंचे। यही नहीं, गाजा में इजराइल के भयंकर हमलों पर कड़े फैसले लेने के लिए सऊदी अरब ने सम्मेलन से जुड़े ताबड़तोड़ बदलाव किए, क्योंकि पहले मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बैठक 11 नवंबर को होने वाली थी और 12 नवंबर को खाड़ी देशों के संगठन अरब लीग की बैठक होनी थी। लेकिन बैठक से ठीक पहले रात में सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने दोनों बैठकें एक साथ होने का ऐलान कर दिया और OIC और अरब लीग में शामिल 57 देशों का गाजा पर आपातकालीन सम्मेलन 11 नवंबर को ही पूरा हो गया। लेकिन इस सारी कवायद का नतीजा कुछ खास नहीं निकला, क्योंकि इजराइल के खिलाफ कड़े प्रस्ताव पास नहीं हो पाए। हालांकि सम्मेलन के बाद इससे जुड़ा कोई औपचारिक बयान नहीं आया और केवल ये बताया गया कि मुस्लिम देशों ने गाजा में तुरंत युद्ध विराम की मांग की और इजराइल के उन दावों को खारिज कर दिया, जिसमें उसने दलील दी कि वो गाजा में इजराइल के लोगों की रक्षा के लिए बम बरसा रहा है। जबकि इजराइल के मीडिया का कहना है कि सऊदी अरब समेत 7 मुस्लिम देशों ने एक के बाद एक कई ऐसे प्रस्ताव ठुकरा दिए जिनसे इजराइल अलग थलग पड़ जाता और उस पर चौतरफा दबाव बनता, जिसकी वजह से उसे गाजा में हमास से जंग रोकनी पड़ती, क्योंकि सऊदी अरब पहुंचे कई मुस्लिम देश इजराइल को घेरने की तैयारी में थे और इसीलिए उन्होंने इजराइल से कूटनीतिक रिश्ते तोड़ने और उसे आर्थिक तौर पर कमजोर करने जैसे प्रस्ताव पेश किए। यही नहीं, उन्होंने सुझाव दिया कि अरब देश इजराइल को तेल की सप्लाई बंद कर दें और इजराइल की उड़ानों को अरब हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल न करने दें, जिससे इजराइल पश्चिम एशिया में पूरी तरह अलग थलग हो जाएगा, जिसके लिए इजराइल के बहिष्कार का प्रस्ताव भी आया। ये दावा इजराइल के मीडिया ने किया, जिसने संकेत दिए कि गाजा के मुद्दे पर मुस्लिम देश इजराइल को चक्रव्यूह में फंसाना चाहते हैं और उस पर दबाव डालकर गाजा में सीज फायर करवाना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा मुस्लिम देशों में इजराइल के मुद्दे पर अनबन की खबरें आने लगी, जिससे ईरान का प्लान फेल हो सकता है, क्योंकि हमास और इजराइल की जंग की आड़ में ईरान मुस्लिम देशों का नेता बनने के चक्कर में है, लेकिन सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश ईरान का प्लान फेल कर सकते हैं, क्योंकि ये देश इजराइल के मुद्दे पर ईरान की राह का रोड़ा बनते दिखे। क्योंकि फारस की खाड़ी से घिरे देशों के संगठन GCC में शामिल कई देशों ने इजराइल के बहिष्कार का प्रस्ताव पास नहीं होने दिया। इन देशों में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और कतर समेत 7 देश शामिल हैं और इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि इन देशों ने इजराइल के बहिष्कार से जुड़ाव पास नहीं होने दिया। या यूं कहें कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जुटे कई मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ खड़े हो गए, जिससे ईरान का मुस्लिम देशों का नेता बनने का सपना टूट सकता है। क्योंकि हमास और इजराइल की जंग के बाद ईरान ने पुराने झगड़े भुलाकर मुस्लिम देशों को साथ लाने की कोशिश की थी, लेकिन सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के एक फैसले ने ईरान को वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां से उसने शुरुआत की थी। क्योंकि इजराइल के मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने इजराइल से बातचीत के दरवाजे भी खुले रखे और उसका बहिष्कार भी नहीं होने दिया, क्योंकि माना जा रहा है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश नहीं चाहते कि ईरान मुस्लिम देशों का नेता बने,
क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो पश्चिम एशिया में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की ताकत घट सकती है और वो ऐसा नहीं चाहते। माना जा रहा है कि इसीलिए उन्होंने ईरान की कोई ऐसी बात नहीं मानी जिससे पश्चिम एशिया में उनकी साख घटे, क्योंकि खबर आई कि मुस्लिम देशों के संगठन OIC और अरब लीग के साझा सम्मेलन में गाजा के मुद्दे पर ईरान की बातें मानने पर सहमति बनी, जिससे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देशों का माथा ठनका, क्योंकि माना जा रहा है कि ऐसा करके ईरान ने मुस्लिम देशों का नेता बनने की ओर एक कदम बढ़ा दिया, क्योंकि सऊदी अरब से रिश्ते सुधरने के करीब 7 महीने बाद ईरान के राष्ट्रपति खुद सऊदी अरब पहुंचे। शिया और सुन्नी का झगड़ा तो ईरान पहले ही एक तरफ रख चुका है, लेकिन बड़ी खबर आई पोलैंड और बेलारूस में बढ़ते तनाव से जुड़ी। नेटो के सदस्य देश पोलैंड ने बेलारूस की सीमा पर नई बटालियन को तैनात कर बेलारूस और रूस दोनों को भड़का दिया, क्योंकि पोलैंड ने एक साथ सैकड़ों टैंक बेलारूस की सीमा पर भेज दिए। पोलैंड की इस कार्रवाई पर बौखलाए रूस ने उसे अंजाम भुगतने की धमकी तक दे दी। रूस ने साफ किया कि अगर पोलैंड ने बॉर्डर पर तनाव भड़काया तो वो बेलारूस की मदद करने के लिए उससे भिड़ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद खबर है कि पोलैंड अपनी सीमा पर हथियारों की संख्या बढ़ाने की तैयारी में है और इसी वजह से पोलैंड और बेलारूस के बीच जंग की तलवार खिंचती दिख रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही बेलारूस और पोलैंड के बीच भी लगातार तनाव बना हुआ है, क्योंकि रूस के दोस्त बेलारूस की तरफ से पोलैंड पर हमले का खतरा मुंह बाए खड़ा है। कई बार तो बेलारूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने सीमा लांघकर पोलैंड को खौफ से भर दिया। माना जा रहा है कि बेलारूस के इसी खतरे से निपटने के लिए पोलैंड ने अपनी सीमा पर नई बटालियन को तैनात कर दिया। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक पोलैंड की इस बटालियन में सैकड़ों की संख्या में टैंक हैं। यही नहीं, पोलैंड वहां अपनी ताकत और बढ़ाने की तैयारी में है। और खबर है कि बेलारूस की सीमा पर 30,000 सैनिकों समेत कई खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती हो सकती है, जिसका मतलब है कि बेलारूस से बढ़ते खतरे को लेकर पोलैंड पूरी तरह एक्शन में आ गया, क्योंकि उसे डर है कि रूस का ये दोस्त कभी भी उसकी सीमा में घुसकर उसके लिए चुनौती बन सकता है। लेकिन पोलैंड की इस तैयारी पर रूस भड़क गया। रूस को बेलारूस का सबसे भरोसेमंद दोस्त माना जाता है और रूस ने पोलैंड को धमकाकर यह बात फिर साबित कर दी, क्योंकि रूस ने दो टूक कह दिया कि पोलैंड ने बेलारूस की सीमा पर टैंक तैनात कर उस इलाके में तनाव को भड़का दिया है। यही नहीं, रूस की तरफ से जारी बयान में यह भी साफ कर दिया गया कि बेलारूस अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकता है और बेलारूस के उस फैसले में रूस उसका पूरी तरह साथ देगा। रूस ने ये चेतावनी सीधे तौर पर पोलैंड को दे दी, जिसका मतलब है कि अगर रूस के दोस्त बेलारूस पर आंच भी आई तो वो पोलैंड को मसल कर रख देगा। बेलारूस वही देश है जहां से रूस ने पिछले साल यूक्रेन पर हमला किया था। रूस ने उस वक्त बेलारूस में मिलिट्री ड्रिल के बहाने अपनी सेना बढ़ाई थी और फिर 24 फरवरी 2022 को उसने राजधानी कीव समेत कई शहरों पर एक साथ अटैक कर दिया था। तब से बेलारूस कदम कदम पर पुतिन की सेना का साथ दे रहा है। माना जाता है कि बेलारूस एक तरह से रूसी सेना का बड़ा सैन्य अड्डा है, जहां उसके कई घातक हथियार और हजारों सैनिक हर वक्त तैनात रहते हैं। और इसी बात ने पोलैंड का सिर दर्द बढ़ा दिया है। उसे डर है कि बेलारूस की सेना रूस की मदद से कभी भी उस पर हमला कर देगी। यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही बेलारूस पोलैंड के लिए खतरा बना हुआ है और माना जा रहा है कि बेलारूस तो बस नाम के लिए है, क्योंकि पोलैंड को असली खतरा रूस से है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह पोलैंड का यूक्रेन की मदद करना है, क्योंकि जंग में यूक्रेन का मददगार बनकर नेटो का सदस्य पोलैंड पुतिन के निशाने पर आ चुका है। पोलैंड ने यूक्रेन की मदद करने में कोई कमी नहीं की। पुतिन के गुस्से की परवाह न करते हुए उसने अपनी जमीन का इस्तेमाल यूक्रेन तक हथियार पहुँचाने के लिए किया। पोलैंड के रास्ते सैकड़ों बार दूसरे देशों से भेजे गए हथियार और जरूरी चीजें यूक्रेन तक पहुँचाई गयी। हालांकि इसके लिए रूस ने पोलैंड को कई बार धमकी भी दी, लेकिन पोलैंड ने अपनी मदद जारी रखी। दावा है कि इसी वजह से रूस और बेलारूस उसे सबक सिखाने की फिराक में है। यानी अगर पोलैंड और बेलारूस सीमा पर तनाव बढ़ता गया तो जल्द ही यूक्रेन के पड़ोसी देश में जंग का नया मोर्चा तैयार हो सकता है। उधर अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले साल सितंबर में रूस की नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों में हुए धमाके के पीछे यूक्रेन की सेना के एक अधिकारी का हाथ था। इस पाइपलाइन के जरिए रूस की नेचुरल गैस जर्मनी तक पहुंचाई जाती है। लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग के बीच पिछले साल 26 सितंबर को नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों को निशाना बनाया गया था। रूस से गैस लेकर नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 दो पाइपलाइनें बाल्टिक सागर से होते हुए जर्मनी जाती हैं। पिछले साल सितंबर में स्वीडन और डेनमार्क के इलाके में उनमें धमाके हुए और धमाकों के बाद समुद्र में कई दिनों तक गैस का रिसाव होता रहा था। अमेरिका उन धमाकों के लिए रूस पर शक जताता है और रूस अमेरिका और उसके दोस्तों पर ठीकरा फोड़ता है। यूक्रेन पर तो कभी किसी ने भी सवाल नहीं उठाया, लेकिन द वॉशिंगटन पोस्ट और जर्मनी की एक न्यूज मैगजीन ने अपनी जांच में पाया कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइनों पर हमले की साजिश यूक्रेन में रची गई थी।
जिसमें यूक्रेन की सेना का वो बड़ा अधिकारी भी शामिल था। इतना ही नहीं, द वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों पर हुए हमले का आदेश यूक्रेन की सेना के प्रमुख ने दिया था, जो ज़ेलेंस्की के सबसे करीबियों में एक है। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना के प्रमुख वालेरी ज़ेलुज़नी ने रोमन चिरवेंस्की नाम के उस अधिकारी को नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों पर हमले का आदेश दिया था। दावा किया गया कि इसी के बाद रोमन चिरवेंस्की ने 6 लोगों की टीम बनाई थी, जो बोट के जरिए बाल्टिक सागर में उन पाइपलाइनों तक पहुंची थी और उनमें विस्फोटक लगाकर उन्हें उड़ा दिया था, जिसकी वजह से यूरोप में कई देशों में गैस की किल्लत हो गई थी। ऊपर से ये वो वक्त था जब रूस पर यूरोप के खिलाफ एनर्जी वॉर छेड़ने के आरोप लग रहे थे, इसलिए गैस पाइपलाइनों को उड़ाने का आरोप भी सीधा सीधा रूस पर लग गया। माना जाने लगा कि यूरोप के देशों में गैस का संकट खड़ा करने के लिए रूस ने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमले करवाए, क्योंकि यूरोप तक गैस पहुंचाने के लिए नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन ही सबसे बड़ा जरिया थी। पिछले साल जब उनमें विस्फोट हुआ था तो यूरोप के कई देशों में गैस की कीमतें अचानक बढ़ गई थी। हालांकि रूस की अर्थव्यवस्था में इन पाइपलाइनों की भूमिका अहम है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के बजट का करीब 40% हिस्सा वो तेल और गैस की बिक्री से हासिल करता है। रूस से जर्मनी जाने वाली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइनों को बिछाने का काम साल 2012 में पूरा किया गया था। बाल्टिक सागर में पानी के नीचे से गुजरने वाली ये पाइपलाइनें 1200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हैं और इनसे जो गैस जर्मनी पहुंचती है उसे वहां से कई देशों में भेजा जाता है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पिछले साल जब इन पाइपलाइनों पर हमला किया गया था तो इनकी सप्लाई करीब 75% तक रुक गई थी, जिसकी वजह से यूरोप के कई देशों में गैस की कीमतें आसमान पर पहुंच गई थी। बड़ी खबर पाकिस्तान में आतंकियों पर हुए हमले से जुड़ी। पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी मौलाना तारिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौलाना तारिक को जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का करीबी माना जाता था। खबर है कि उसे भी पिछले कुछ महीनों में मारे गए आतंकियों की तरह ही मौत के घाट उतार दिया गया। 3 दिन पहले ही पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा के कमांडर अकरम गाजी की भी हत्या कर दी गई थी और अब वहां मौजूद दूसरे बड़े आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी मौलाना तारिक को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक आतंकी मौलाना तारिक को कराची के पास गोली मारी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक मौलाना तारिक कराची के पास एक रैली में शामिल होने जा रहा था, तभी कुछ हमलावरों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। आशंका जताई गई कि मौलाना तारिक जिस रैली में शामिल होने जा रहे थे वो भारत के विरोध में की जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाता, कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसे गोलियों से भून डाला। मौलाना तारिक जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के करीबी लोगों में एक माना जाता था। यही वजह रही कि उसकी मौत से पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। हालांकि इसके बाद कराची पुलिस ने आरोपी हमलावरों को पकड़ने के लिए उस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी, लेकिन जानकारी के मुताबिक इस मामले में कराची पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पाया। लेकिन दिन दहाड़े हुई जैश ए मोहम्मद के आतंकी की हत्या से पाकिस्तान के आतंकी संगठन सख्ते में आ गए, क्योंकि मौलाना तारिक जैश ए मोहम्मद के बड़े चेहरों में एक माना जाता था, जिसका काम ही भारत के खिलाफ जहर उगलना था। वो जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के सबसे करीब लोगों में एक माना जाता था। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक मौलाना तारिक ही पाकिस्तान के कई शहरों में भारत विरोधी भाषण देकर वहां के लोगों को भड़काने का काम करता था। सूत्र बताते हैं कि इसके लिए मौलाना तारिक रैलियां और भाषण करता था, जहां भारत में जिहाद फैलाने की कस्में खाई जाती थी, और इन्हीं रैलियों में मौलाना तारिक उन लोगों की पहचान करता था जिन्हें वो जैश ए मोहम्मद में शामिल करने लायक समझता था। मौलाना तारिक जैश ए मोहम्मद में आतंकियों की भर्ती की पहली सीढ़ी था, लेकिन वो अज्ञात हमलावरों की गोलियों का शिकार हो गया। दावा है कि जब उसे गोली मारी गई तब भी वो भारत के खिलाफ भाषण देने के लिए ही अपने घर से निकला था। और मौलाना तारिक की हत्या भी ठीक उसी तरह से की गई जैसे 3 दिन पहले लश्कर ए तैयबा के कमांडर अकरम गाजी की हुई थी। मतलब एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान में छिपकर बैठे भारत के 2 दुश्मनों का खात्मा हो गया, और वो भी ठीक एक जैसे। मतलब 3 दिन पहले जिस तरह से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में लश्कर के कमांडर अकरम गाजी की गोली मारकर हत्या की गई, उसी तरह अब कराची में जैश ए मोहम्मद के आतंकी मौलाना तारिक का कत्ल कर दिया गया, जिससे पाकिस्तान में बैठे बाकी आतंकियों को भी अपनी जान जाने का डर सताने लगा, क्योंकि इन दोनों आतंकियों को एक ही तरह से मौत के घाट उतारा गया। शुक्रवार को लश्कर ए तैयबा के कमांडर अकरम गाजी को मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने गोलियों से छलनी कर दिया था, और अब जैश ए मोहम्मद के आतंकी मौलाना तारिक को भी उसी तरह अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। माना जा रहा है कि इन हत्याओं के बाद न सिर्फ आतंकी संगठन बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी भी खौफ से भर गए, क्योंकि ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को पालने पोसने का काम वहां की खुफिया एजेंसी ISI ही करती है।
इस बात को माने या न माने, पर भारत और आसपास के तमाम देशों में होने वाली आतंकी घटनाओं के तार हर बार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से ही जुड़ रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ही पर्दे के पीछे से इन आतंकी संगठनों की मदद करती है। लेकिन दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड के बाद वो भी सकते में आ गई और सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई वहां हो रही आतंकियों की हत्याओं से परेशान हो रही है, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पा रही कि आखिर इन हत्याओं को किसके कहने पर अंजाम दिया गया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा पा रहे कि लगातार हमले करके कौन उनसे बदले ले रहा है। माना जा रहा है कि इसी वजह से आईएसआई के अधिकारी बुरी तरह झुंझलाए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह से आतंकियों की हत्या आईएसआई की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है, क्योंकि आतंकियों को गोली मारकर मौत के घाट उतारने की ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में इसी तरह से एक के बाद एक कई आतंकियों की हत्या हो चुकी है, जिससे वहां छिपे बैठे बाकी आतंकियों को भी अब जान जाने का डर सताने लगा, क्योंकि 4 दिन के अंदर अंदर वहां भारत के दूसरे दुश्मन की हत्या हो गई। शुक्रवार को खैबर पख्तूनख्वा इलाके के बाजौर में लश्कर के कमांडर अकरम गाजी को गोलियों से भून दिया गया था। इससे 1 महीना पहले सियालकोट में आतंकी शाहिद लतीफ को गोली मार दी गई थी। वो 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। उससे पहले 6 मई को लाहौर में कुछ लोगों ने खालिस्तान समर्थक परमजीत सिंह पंजवार को छलनी कर दिया था। वहीं 4 मार्च को मोस्ट वांटेड आतंकी सैयद नूर शलोबर पर भी गोलियां चली थी। इससे पहले 26 फरवरी को आतंकी संगठन अल बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा को भी इसी तरह मार दिया गया था और 20 फरवरी को हिजबुल मुजाहिदीन के बशीर अहमद पीर पर भी फायरिंग की गई थी। मतलब पिछले 9 महीनों में पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकियों को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया, जिससे वहां मौजूद आतंकी संगठन समेत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी सिर चकरा गया। और उसके पीछे की वजह इन हत्याओं का पैटर्न। जानकारी के मुताबिक फरवरी से लेकर अब तक पाकिस्तान में जिन आतंकियों की हत्याएं हुई उन सबको एक ही तरीके से मौत के घाट उतारा गया, जिसका मतलब यह हुआ कि सब के सब आतंकी एक ही प्लान के तहत मारे गए। और इसी बात ने आईएसआई का दिमाग घुमा कर रख दिया, क्योंकि फरवरी से अब तक मारे गए सभी आतंकियों की मौत एक ही तरीके से हुई। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में मारे गए आतंकियों को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। इन सभी घटनाओं में हमलावर मोटरसाइकिल से आए और फिर अपने टारगेट पर गोलियां बरसाकर वहां से फरार हो गए। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इन हमलावरों को पकड़ने में नाकाम साबित हुई, जबकि आईएसआई के अधिकारी ये दावा करते हैं कि उनके एजेंट पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। लेकिन पिछले 9 महीनों से एक ही प्लान के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के सफाये का ऑपरेशन जारी है, फिर भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसका तोड़ नहीं निकाल पा रही है। बड़ी खबर रूस और चीन की दोस्ती से जुड़ी खबर है कि पुतिन चीन को परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बी बनाने में मदद कर रहे हैं, जिसे अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ी मोर्चेबंदी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पुतिन इससे पहले उत्तर कोरिया की मदद कर चुके हैं और अब उन्होंने चीन की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है, जिसके बाद यह अंदेशा जताया जा रहा है कि पुतिन की अगुवाई में अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन और उत्तर कोरिया मिलकर एक टीम बनाने की तैयारी में है। और अपनी इसी दोस्ती को मजबूत करने के लिए पुतिन ने चीन को परमाणु मिसाइल दागने वाली पनडुब्बी बनाने में मदद करने का फैसला लिया। माना जा रहा है कि पुतिन के इस कदम के बाद समंदर में चीन की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि वो समंदर में दुश्मन को ढेर करने के लिए परमाणु मिसाइल तक दाग सकेगा। चीन की सेना की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो परमाणु हमला करने की ताकत रखने वाली पनडुब्बी बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है और अगर सब सही रहा तो वो 2030 तक इसे समंदर में उतार भी देगा। और अगर ऐसा हुआ तो चीन भी रूस की तरह समंदर से परमाणु मिसाइल दागने में सक्षम हो जाएगा। और दावा है कि उसके इस सपने को पूरा करने में पुतिन उसकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि चीन जिस 096 टाइप बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी पर काम कर रहा है उसे बनाने की तकनीक सिर्फ और सिर्फ रूस के पास है। और अगर चीन ये दावा कर रहा है कि वो ऐसी पनडुब्बी बनाने के करीब पहुंच चुका है तो जाहिर है इसमें रूस ने ही उसकी मदद की होगी। समंदर में दुश्मन को नेस्त नाबूद करने की ताकत रखने वाली ये पनडुब्बी रूस की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, क्योंकि ये परमाणु क्षमता से लैस मिसाइलें दागने की ताकत रखती है। रूस के मुताबिक उसकी 096 टाइप बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी से परमाणु हमला करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा जा सकता है, जो हजारों किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को भी तबाह कर सकती है। इसके अलावा ये समंदर के अंदर बेहद खामोशी से काम करने के लिए जानी जाती है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। साथ ही इसे समंदर की गहराई में ट्रैक करना भी मुश्किल होता है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से इसका लोहा सारी दुनिया मानती है। और अब चीन के मुताबिक वो भी 096 टाइप बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है, जिसका मतलब ये कि वो भी रूस की तरह ही समंदर से परमाणु हमला करने में सक्षम हो जाएगा, क्योंकि रूस अपने इस प्रयोग में पहले ही सफल हो चुका है।
कुछ दिन पहले ही उसने अपनी पनडुब्बी से परमाणु मिसाइल दागने में कामयाबी हासिल करने का ऐलान किया था और यह दावा किया था कि उसकी इम्पेरेटर अलेक्जेंडर III नाम की पनडुब्बी से दागी गई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। रूस का दावा था कि इससे दागी गई बुलावा मिसाइल दुश्मन पर परमाणु हमला करने में सक्षम होगी। रूस के मीडिया के मुताबिक ये परीक्षण श्वेत सागर में किया गया था, जहां समुद्र में मौजूद उसके कमचातका द्वीप पर मौजूद टारगेट पर इस मिसाइल ने सटीक वार किया था। मतलब तबाही की ताकत मचाने वाला ये मिसाइल परीक्षण पुतिन की उम्मीदों पर खरा उतरा था। और अब माना जा रहा है कि पुतिन इस तकनीक को चीन के साथ साझा करने का मन बना चुके हैं, जिसके बाद ये आशंका तेज हो गई कि रूस और चीन मिलकर अमेरिका को घेरने के लिए किसी बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि पुतिन और शी जिनपिंग मिलकर समंदर में अमेरिका का शिकार करना चाहते हैं। समंदर युद्ध का वो मोर्चा है जहां अमेरिका और चीन लंबे वक्त से एक दूसरे से टकराने की कगार पर खड़े हुए हैं और हालात ऐसे हैं कि दोनों के बीच किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। अमेरिका और चीन के बीच झगड़े की वजह दक्षिण चीन सागर को माना जाता है, जिसे चीन अपनी बपौती समझता है और उस पर कब्जे का दावा करता है। वहीं अमेरिका इस मामले में चीन का विरोध करने वाले देशों का साथ देता है, जिनमें फिलीपींस और ताइवान जैसे देश भी हैं। जो चीन को फूटी आंख तक नहीं सुहाते, यहाँ तक कि ताइवान को तो वो अलग देश तक नहीं मानता। लेकिन अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा रहने का वादा कर चुका है और इसी वजह से चीन से उसकी टक्कर आए दिन दक्षिण चीन सागर में होती रहती है। माना जा रहा है कि चीन को वहां मजबूत करने के इरादे से ही पुतिन ने परमाणु पनडुब्बी बनाने में चीन की मदद करने का फैसला लिया, ताकि समंदर में अमेरिका को टक्कर दी जा सके। और दूसरी तरफ पुतिन अमेरिका को पस्त करने के लिए पहले ही जासूसी सैटेलाइट बनाने में उत्तर कोरिया की मदद करने का ऐलान कर चुके हैं। मतलब पुतिन अमेरिका को चारों तरफ से घेरने का मन बना चुके हैं और इसमें उनका साथ चीन के अलावा उत्तर कोरिया भी दे सकता है। 2 दिन पहले ही दक्षिण कोरिया ने यह दावा किया था कि किम जोंग उन अंतरिक्ष में एक जासूसी सैटेलाइट भेजने की तैयारी में है। हालांकि वो इससे पहले भी 2 बार ये कोशिश कर चुके थे, लेकिन इस बार कहानी इसलिए बदल गई क्योंकि अब उनके इस प्लान से पुतिन भी जुड़ गए, जिसके बाद दक्षिण कोरिया को डर सताने लगा। क्योंकि अगर किम जोंग उन इसमें कामयाब रहे तो दक्षिण कोरिया की तो शामत आएगी ही, साथ ही जापान और दक्षिण कोरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भी खतरा मंडराने लगेगा। क्योंकि किम जोंग उन इस सैटेलाइट की मदद से अपने दुश्मनों की हर हरकत पर आसानी से नजर रख सकेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। और माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने उत्तर कोरिया और चीन की मदद करने का फैसला लिया, ताकि वो एशिया में अमेरिका के बढ़ते दबदबे को एक झटके में मिटा सकें। उधर फिलीपींस ने एक बार फिर आरोप लगाया कि चीन के जहाजों ने दक्षिण चीन सागर में उसके जहाजों का पीछा किया। इससे पहले फिलीपींस कई बार चीन पर उस इलाके में दादागिरी का आरोप लगा चुका है। इस बीच खबर है कि चीन की इस मनमानी पर अमेरिका ने नजरें गड़ा दी और ऐसा तब हुआ जब फिलीपींस के दोस्त अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में चीन की निगरानी करने की कोशिश की। दावा किया गया कि चीन को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि अमेरिकी नौसेना का एक विमान उसकी निगरानी कर रहा है, वो बुरी तरह भड़क गया और उसने अपने 10 से ज्यादा जहाजों को फिलीपींस के जहाजों के पीछे लगा दिया। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीन के जहाजों ने दक्षिण चीन सागर में उसके जहाजों को घेरने की कोशिश की। चीन और फिलीपींस में दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद चल रहा है। चीन लंबे वक्त से दक्षिण चीन सागर को अपना बताता आया है और इसी वजह से चीन और फिलीपींस एक दूसरे के दुश्मन बन गए, जिसके बाद से चीन कई बार फिलीपींस को आंख दिखा चुका है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के जहाजों की टक्कर हुई हो। पिछले 3 हफ्तों में 3 बार दोनों देशों के जहाज आमने सामने आ चुके हैं। 3 रोज पहले ही फिलीपींस ने चीन पर दक्षिण चीन सागर में हमले का आरोप लगाया था और फिलीपींस के मीडिया के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में चीन के जहाजों से उसके देश के जहाजों पर हमले कर दिए गए थे। फिलीपींस ने दावा किया था कि उसके जहाजों पर खतरनाक तरीके से पानी की बौछारें की गई थी, जिससे उसके जहाजों के साथ बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। फिलीपींस के मुताबिक उसके जहाजों पर हमला दक्षिण चीन सागर में मौजूद स्प्रैटली आइलैंड्स के पास किया गया था और दक्षिण चीन सागर में मौजूद स्प्रैटली आइलैंड्स उन विवादित हिस्सों में एक है जिसे चीन, ताइवान, वियतनाम और फिलीपींस अपना बताते हैं और इसीलिए वो बार बार फिलीपींस के जहाजों पर हमला कर उसे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलीपींस के जहाजों से भिड़ंत के आरोपों पर चीन की सफाई भी सामने आई। चीन के कोस्ट गार्ड ने उल्टे फिलीपींस पर ही आरोप लगा दिया कि उसके जहाज अवैध तरीके से चीन के समुद्री सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में मौजूद स्प्रैटली आइलैंड्स पर चीन अपना दावा जताता है। ऐसे में चीन ने दावा किया कि जब फिलीपींस के जहाज स्प्रैटली आइलैंड्स के पास से गुजरने लगे तो उसने उसके जहाजों पर पानी की बौछार कर दी थी। चीन के कोस्ट गार्ड के मुताबिक फिलीपींस के माल ढोने वाले 2 जहाज और उसके कोस्ट गार्ड के 3 जहाज उसकी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए पानी की बौछार कर उन जहाजों को रोक दिया गया था।
इतना ही नहीं, चीन ने फिलीपींस की इस कार्रवाई को उकसाने वाला भी बता दिया और फिलीपींस को दोबारा ऐसी हरकत न करने की चेतावनी भी दे दी, क्योंकि चीन चाहता है कि दक्षिण चीन सागर में सिर्फ उसका ही दबदबा हो। इधर ग्लोबल संकेतों की वजह से भारतीय शेयर बाजार के ज्यादातर शेयरों में बिकवाली देखी गई, जिससे सेंसेक्स 325 अंक गिरकर बंद हुआ। हालांकि इस दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी रही, लेकिन मेटल और पीएसयू बैंकों समेत कई दूसरे सेक्टर के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 325 अंक गिरकर 64,933 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 82 अंक की गिरावट के साथ 19,443 के स्तर पर बंद हुआ। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। अफवाहों के इस दौर में ऐसा भी हुआ है, अफवाहों के इस दौर में ऐसा भी हुआ है, जो मैंने कहा भी नहीं वो उसने सुना है। तो बात की बात कही शोभा ने, शायद कि इलेक्शन में खड़ा होना है उसने, वो शख्स मुझे आज बहुत झुक के मिला। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा 100 बात की बात।